And welcome dear students. This is lecture number 8 of physics. In this lecture I'll be discussing your most important topic, that is Newton's laws of motion, right? यहाँ पे हमें पढ़ना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लेकिन याद रखिएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स पढ़ना है, ठीक है? वो बेसिक्स, इस बेसिक्स में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, ठीक है? तो पहले हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए। हमने अभी तक क्या पढ़ा मैकेनिक्स में हमने पढ़ा वेलोसिटी पढ़ी, हमने स्पीड पढ़ी और हमने डिस्प्लेसमेंट समझा, हमने डिस्टेंस समझी। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 7 में अंडरस्टैंड करे, ठीक है? लेकिन आज हमें पढ़ना है, वहाँ पे एक टॉपिक हमें रह गया था, दैट इज़ एक्सेलरेशन। ये हम करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ही क्लियर, ठीक है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले हमें कुछ पढ़ना है, फोर्स हमें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है? हमें पढ़ने हैं फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हमें कॉन्टैक्ट फोर्स में पढ़ना है मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे हमें इनको बस समझना है, ठीक है? यहाँ पे हमें इनकी कोई फार्मूला याद नहीं रखनी है, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बस इनको अंडरस्टैंड करना है। हमें पढ़नी है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जो आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, ठीक है? और हमें यहाँ पे अच्छे से समझना है एक ही फोर्स, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स हमें समझना है अच्छे से, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है? और यहाँ पे हम समझेंगे जो हमारा टॉपिक एक रह गया है मैकेनिक्स में, दैट इज़ एक्सेलरेशन का, ये हम यहीं पे क्लियर करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ फोर्स। फोर्स को हमें पढ़ना है। देखिए फोर्स का मतलब पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। जब जो ये 6th या 8th क्लास की डेफिनेशन है, दैट इज पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। इट मे चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मे डिफॉर्म इट। देखिए क्या, मैं आपको समझाता हूँ पहले ये स्टेटमेंट। ये कोई बॉडी यहाँ पे, ये मैंने रखी किसी सरफेस पे, ठीक है? किसी सरफेस पे मैंने ये बॉडी रखी। यह है कोई बॉक्स जो मैंने किसी सरफेस पे रखी, ठीक है? यह नीचे कोई सरफेस, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स को रखा। देखिए इस बॉक्स को यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है? तो मैंने इस बॉक्स को यहाँ पे फोर्स दिया, यहाँ पे फोर्स दिया इस डायरेक्शन में, मतलब मैंने इसको पुश किया, ठीक है? पुश किया इस डायरेक्शन में। तो क्या हुआ, पहले ये बॉक्स था रेस्ट पे, ठीक है? ये यहाँ पे रेस्ट पे था, लेकिन जब मैंने कांटेक्ट किया और मैंने ऐसे धक्का दिया, फोर्स अप्लाई किया, मतलब क्या किया, यहाँ पे मैंने पुश किया इसको। इसमें क्या हुआ, पहले था ये रेस्ट में, ये आया मोशन में, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट में चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड में डिफॉर्म इट। डिफॉर्म का मतलब यहाँ पे देखिए, अगर ये कोई बलून है, ठीक है? अगर मैं यहाँ से दोनों साइड से मैं इस बलून को ऐसे फोर्स लगाता हूँ, ठीक है? फोर्स लगाता हूँ दोनों साइड से, तो ये डिफॉर्म होगा, मतलब इसकी शेप चेंज होगी। फोर्स से क्या हो सकता है, फोर्स से या तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है या डिफॉर्म होगा, मतलब इसकी जो शेप एंड स्ट्रक्चर वो चेंज होगा, ठीक है? बस इतना ही आपको फोर्स में याद रखना है। फोर्स या तो पुल से होगा या तो पुश से होगा, ठीक है? और यहाँ पे फोर्स क्या करता है, फोर्स करता है चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इट में डिफॉर्म इट। आई ना बात समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब है फोर्स की सिंबल, दैट्स F। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है? लेकिन जब हम इसकी फार्मूला लिखते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास, ये है बेसिक फार्मूला इसकी, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए समझ आना इस बात को। हम देखते हैं फोर्स का है न्यूटन, इसका SI यूनिट है न्यूटन, और मास का यहाँ पे है kg, ठीक है? और यहाँ पे एक्सेलरेशन का जब हम लिखते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू दैट इज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। ऊपर क्या है, वेलोसिटी मीन्स मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का अपना यूनिट है, दैट्स मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम का अपना है सेकेंड, ठीक है? तो यहाँ पे मिलके क्या बना, देखिए यहाँ पे ये है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे S, तो ये आएगा न्यूटन मीटर S इंटू S, दैट इज सेकेंड स्क्वायर, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस A के बदले यहाँ पे आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे न्यूटन किसकी कॉम्बिनेशन है एक्चुअली, दैट इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
का मतलब है न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे है न्यूटन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने ऑलरेडी ये यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको ये अंडरस्टैंड कराया बाकी लेक्चर्स में। चलिए, अदर न्यूटन्स मैंने आपको बताया। अगर फोर्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट एक ही हो सकता है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है? दैट्स न्यूटन। न्यूटन किस कॉम्बिनेशन को हम न्यूटन बताते हैं? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भी यूनिट्स हैं फोर्स के, वो है डाइन। डाइन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। ऐसा यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यूनिट की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया यूनिट्स बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, जैसे डिस्टेंस के, डिस्टेंस इज फिजिकल क्वांटिटी, इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं। कौन कौन से यूनिट्स? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फीट या बाकी, ठीक है। तो वैसे ही डिस्टेंस का एक ही होगा क्या? ऐसा यूनिट, दैट इज़ मीटर। समझ आना इस बात को। वैसे ही यहाँ पे डाइन किसका यूनिट है? डाइन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। ये आ सकता है डाइन इज़ द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको लिखना है ये फोर्स का है, ठीक है। अदर यूनिट ऑफ फोर्स, अगर हम जैसे हम देखते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स है? दैट इज़ 1000 मीटर्स। मीटर भी है किसका यूनिट? डिस्टेंस का या लेंथ का, और किलोमीटर है डिस्टेंस या लेंथ का यूनिट। अगर हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो हम कुछ नंबर्स यहाँ पे चेंज करते हैं। यहाँ पे 1 से आ गया 1000। सेम 1 न्यूटन किसके बराबर है? 10⁵ डाइन के बराबर इन CGS सिस्टम। CGS मीन्स यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम में, ठीक है। जब हम ये है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 kg को कन्वर्ट करूँ, पहले किस में? 1 kg को मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ ग्राम्स में। यहाँ पे लिखा है ना ग्राम, CGS में ये G है ग्राम, दैट इज़ 10⁵ ग्राम। और यहाँ पे मैं मीटर को कन्वर्ट करूँ, सॉरी यहाँ पे मैं मीटर को कन्वर्ट करूँ सेंटीमीटर में, दैट्स 10⁵ बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आया 10⁵ प्लस बेस आर सेम एंड पावर्स आर एडेड, दैट्स 10⁵, ठीक है। यहाँ पे मुझे वैल्यू आया 10⁵। तो आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना नहीं है वहाँ पर, बस यहाँ पे ये याद रखिएगा, ठीक है। 1 न्यूटन किसके बराबर है? जैसे आपने याद रखा है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10⁵ या 10 या 1000 मीटर, ऐसे ही आपको ये याद रखना है, ठीक है। CGS सिस्टम में हम डाइन का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया देखिए फोर्स की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे फोर्स की वजह से, फोर्स पोलर पुश, इसकी वजह से क्या होगा? वेलोसिटी चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट में चेंज द वेलोसिटी। कौन फोर्स करता है? वेलोसिटी को चेंज। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जब चेंज होती है, हम यहाँ पे एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ आना इस बात को। जब एक्सेलरेशन कब होगी? जब वेलोसिटी चेंज होगी। देखिए ये है कोई बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है, ये है बॉडी A। यहाँ पे मैंने इस पर फोर्स दिया, ये पहले क्या थी? ये पहले थी रेस्ट पे, 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0 वेलोसिटी थी यहाँ पे। 0 मीटर पर सेकेंड मीन 0 वेलोसिटी थी यहाँ पे। तो जब मैंने फोर्स दिया, क्या अब ये मूव करेगा? जब मूव करेगा, ये पहले था यहाँ पे इस पॉइंट पे, जब ये इस पॉइंट पे आया तो यहाँ पे यही, जब ये इस पॉइंट पे आया, ये A इस पॉइंट पे आया, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कोई वेलोसिटी होगी इसके पास, ठीक है। मानते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी होगी। ये चेंज इन वेलोसिटी किसकी वजह से हुई? ये चेंज इन वेलोसिटी हुई यहाँ पे फोर्स की वजह से। देखिए इस पॉइंट से, ये मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे टाइम कितना लगा वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइम। देखिए क्या एक्सेलरेशन की फार्मूला है, ये है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए यहाँ पे चेंज कितनी हुई वेलोसिटी में? चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी कितनी आई? 5। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई? इनिशियल वेलोसिटी तो है मेरे पास कुछ भी नहीं, दैट इज़ 0 डिवाइड बाई, चलिए मानता हूँ मैं, जब मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ मैंने टाइम मेजर करा, ठीक है। मैंने यहाँ पे टाइम रखा, यहाँ से यहाँ तक मुझे लगे 2 सेकेंड्स। जब मैं यहाँ पे था तो मैंने टाइमिंग स्टार्ट की थी, मतलब यहाँ पे मेरा 0 टाइम था। जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो मुझे 2 सेकेंड्स आए। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इस पॉइंट पे मेरा टाइम कितना था? 2 सेकेंड्स, माइनस इनिशियल पॉइंट पे कितना टाइम था? अभी तो स्टार्टिंग ही थी, दैट इज़ 0, दैट इज़ इक्वल 5/2। 5/2 इज इक्वल 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आना इस बात को। यहाँ पे मुझे क्या निकला? ये एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन
चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये यही है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का चेंज होना मीन्स एक्सेलरेशन, ठीक है। इस वेलोसिटी से 0 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड तक इस स्पीड को लाने में मुझे कितना टाइम लगा वो मैं रखता हूँ यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यह कोई बॉडी यहाँ पे थी, इसकी इस पॉइंट पे ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये थी बॉडी एक्स, कोई भी बॉडी, चलिए एक्स नहीं रखते, ये ऐसे ही रखते, एक बॉडी है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आई। यहाँ पे थी इसकी जो वेलोसिटी, यहाँ पे थी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे है इसकी 6 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है? 2 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है? 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज क्यों हुई? एक्चुअली इस बॉडी को यहाँ पे कोई फोर्स लगा होगा, ड्यू टू विच इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर गई, ठीक है। फोर्स की वजह से चेंज इन वेलोसिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सेलरेशन, समझ आना इस बात को। ये चेंज इन वेलोसिटी किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। अच्छा, अब हम फोर्स को यहाँ पे साइड में रखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी जब होता है, चेंज इन वेलोसिटी को मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन। देखिए अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन कितनी आई। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पे 6 इन दिस केस, -2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? -2 है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइड बाई, चलिए मैं मानता हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में मुझे लगे 2 सेकेंड लेता हूँ मैं, हाइपोथेटिकल नंबर, दैट्स 2, यहाँ पे 6 - 2 दैट्स 4 डिवाइड बाई 2 दैट्स इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे जो मुझे एक्सेलरेशन आई दैट्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आना इस बात को। आई होप आपको एक्सेलरेशन समझ में आई, जहाँ पे भी चेंज इन वेलोसिटी होगा। देखिए समझ आना इस बात को, इंपॉर्टेंट बात को। मैंने अभी क्या किया, अभी थी यहाँ पे इस बॉक्स, ये बॉक्स की यहाँ पे वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड ए पॉइंट पे, ये बी पॉइंट तक पहुँचा, यहाँ पे थी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए चेंज का मतलब क्या है? चेंज डज नॉट मीन ऑलवेज देयर इज इंक्रीज, इट माइट बी डिक्रीज एज वेल। देखिए क्या चेंज का मतलब है? इंक्रीज या डिक्रीज होना। इंक्रीज या डिक्रीज होना मीन्स चेंज। देखिए मैंने यहाँ पे इंक्रीज की बात नहीं की, हर टाइम इंक्रीज नहीं होगी वेलोसिटी, कभी डिक्रीज भी हो सकती है। इस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कम है, ठीक है। देखिए जब फाइनल वेलोसिटी कम होगी, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उस सिचुएशन को हम बताते हैं रिटार्डेशन, या हम बताएंगे डी एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन मीन्स when the value of final velocity is more compared to initial velocity, उस टाइम पे हम बताएंगे एक्सेलरेशन। लेकिन इसका अपोजिट में, अगर फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा एज कम्पेयर टू इनिशियल वेलोसिटी, उस टाइम पे हम बताएंगे डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, अब मुझे यहाँ पे निकालना, पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा एक्सेलरेशन कितनी है, या क्या यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है डी एक्सेलरेशन, यहाँ पे मैं निकालूंगा डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। चलिए इसको मैं लिखता हूँ ds से, ठीक है, डी एक्सेलरेशन दैट्स इक्वल टू, या डी एक्सेलरेशन डी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये हम करते हैं एक्सेलरेशन से ही रिप्रेजेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे है 2, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2 माइनस 4 डिवाइड बाई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मुझे लगे यहाँ पे 2 सेकेंड्स दैट्स 2, यहाँ पे जो ऊपर मुझे वैल्यू आया 2 - 4 दैट्स इक्वल टू -2, ठीक है। यहाँ पे 4 का मैग्नीट्यूड है ज़्यादा, ये माइनस में है तो माइनस का ही सिंबल रहेगा, दैट्स डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 -1 आएगा, ठीक है, -1। ये मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ यहाँ पे जो मुझे वैल्यू आया दैट इज़ -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये जो वैल्यू मुझे जब भी आएगा ना माइनस में, तो समझ जाना वहाँ पे डी एक्सेलरेशन हुई है या वहाँ पे रिटार्डेशन हुई। जब भी मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा पॉजिटिव में, तो समझ जाना जो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक समझा फोर्स, पोलर पुश इज कॉल्ड फोर्स। इस फोर्स की वजह से क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी होगी, या ये बॉडी को डिफॉर्म कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमें डिफॉर्मेशन पे नहीं जाना है, कैसे डिफॉर्म करेगा क्या करेगा नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बोलने जा रहा था।
ठीक है। अब है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसकी वजह से होती है? एक्सेलरेशन मीन चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन ये चेंज इन वेलोसिटी किसकी वजह से होती है? व्हेन देयर इज एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जब फोर्स अप्लाई होगा तो तभी वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी होगा। समझ आना इस बात को। तो मैंने आपको समझाया 2 केसेस में, ठीक है। एक्सेलरेशन या तो रिटार्डेशन, जब मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव में आएगा तो उसका मतलब है रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन हुई है। अगर मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू प्लस में आएगा तो एक्सेलरेशन ही हुई है, ठीक है। समझ आना इस बात को। अब है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम टीचर्स स्किप करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का यहाँ पे क्या चेंज होता है? नंबर चेंज होते हैं। मतलब अगर पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर लास्ट में आया 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे क्या चेंज होता है? स्पीड चेंज होती है। मतलब देखिए, स्पीड नहीं, सॉरी, वेलोसिटी चेंज होती है। यहाँ पे 2 थी वेलोसिटी, यहाँ पे 5 था वेलोसिटी। लेकिन अगर हम पीछे जाएंगे, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। समझ आना इस बात को। मैंने बताया चेंज इन वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है या डायरेक्शन चेंज होती है, या दोनों चेंज होते हैं? ये अलग अलग पार्ट है ना वेलोसिटी में ही, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। समझ आना इस बात को। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया वेलोसिटी का तो तब भी मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन होगी। अगर वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन चेंज होती है वेलोसिटी की तो मैं बोलूँगा एक्सेलरेशन होती है तब भी, या अगर दोनों एक साथ चेंज होंगे तब भी मैं बताऊँगा एक्सेलरेशन हो रही है। समझ आना इस बात को। देखिए, हम बोल रहे हैं यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन अगर हम वेलोसिटी में अब देखेंगे, वेलोसिटी में वेलोसिटी इटसेल्फ कंसिस्ट्स ऑफ 2 थिंग्स, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रही है? मैं बोल रहा हूँ अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी एक्सेलरेशन हो रही है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो तब भी एक्सेलरेशन हो रही है, अगर दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं तब भी हो रही है एक्सेलरेशन। देखिए, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो तब हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर सिर्फ वेलोसिटी का क्या हुआ चेंज, डायरेक्शन, तब हम बताते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझेंगे, ठीक है, फिर मैं इन 2 टर्मिनोलॉजीज़ को वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना। मैंने आपको बताया एक पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी थी, बी पॉइंट पे दूसरी वेलोसिटी थी, यहाँ पे मैंने देखा चेंज कितना हुआ, फिर मैंने देखा यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, वो मैंने डिनोमिनेटर में रखा, वहाँ पे मुझे वैल्यू निकला। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने आपको और एक बात बताई, जो मैं बोल रहा हूँ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में 2 चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड होता है और यहाँ पे डायरेक्शन होता है। जब मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का चेंज होगा, सॉरी वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो तब हम बताएंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी का यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती है तो तब मैं बताता हूँ रेडियल एक्सेलरेशन। आई ना बात समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अच्छा, तो अभी हम आते हैं फोर्स पे ही, वापस आते हैं फोर्स पे। देखिए, मैंने आपको बताया फोर्स, पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। देखिए, क्या ये पुल हमेशा जो यहाँ पे मैं टच करके ही हमेशा इसको मतलब फोर्स मारता हूँ इस बॉक्स को, अगर मुझे फोर्स लगाना होगा कि क्या मुझे हमेशा टच करना पड़ेगा? नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे हम फोर्स को 2 टाइप्स, यहाँ पे फोर्स में हमें पढ़ने होते हैं 2 टाइप्स। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए, यह है कोई बॉक्स, यहाँ पे मैंने टच किया, इसको मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो यहाँ पे टच लगा ना, फोर्स और मेरे, ठीक है, मैंने इसको टच दिया, यहाँ पे मेरे हैंड को इस ऑब्जेक्ट के साथ टच हुआ तो यहाँ पे लगा फोर्स, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए, यहाँ पे है एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है और एक पॉजिटिव चार्ज। देखिए, यहाँ पे ये इस साइड में जा रहा है, ये इस साइड में जा रहा है, लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में कोई टच नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों पे एक फोर्स लग रहा है, जो रिपल्सिव फोर्स है यहाँ पे। देखिए, मैंने क्या बताया, इस बॉक्स के केस में टच लग रहा है तो टच की वजह से यहाँ पे फोर्स लगा, इसको मैंने बताया कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन यहाँ पे 2 चार्जेस है, सेम चार्जेस रिपल ईच अदर, प्लस चार्ज, इन्होंने रिपल्सन किया। क्या इन्होंने एक दूसरे को टच करके रिपल्सन किया? नहीं। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम कॉन्टैक्ट फोर्स में पढ़ते हैं मस्कुलर फोर्सेस, ठीक है, हम अगर रनिंग कर पाते हैं, वॉकिंग कर पाते हैं, वो किसकी वजह से? मसल्स में जो फोर्स जनरेट होता है, तो उसकी वजह से हम
रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो उसको बोला जाता है मस्कुलर फोर्स। यहाँ पे हमें यहाँ पे डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ इनको अंडरस्टैंड करनी है इन टर्मिनोलॉजीज़ को, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स में जब दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट होते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट होते हैं तो उस टाइम पे हम पढ़ते हैं मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, इस पर हम आएंगे। और यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। पहले हम समझेंगे फ्रिक्शनल फोर्स है क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स में कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। देखिए यह है कोई बॉडी, यहाँ पे कोई बॉक्स है, यहाँ पे कोई बॉक्स है। मैंने इस बॉक्स पे यहाँ पे अपने हैंड से फोर्स अप्लाई किया। इस बॉक्स को मैंने, चलिए छोटा बच्चा है यहाँ पे कोई, ठीक है, इस छोटे बच्चे ने क्या, इस हैवी बॉक्स को यहाँ पे फोर्स लगाया, इस हैवी बॉक्स को फोर्स लगाया, लेकिन ये फोर्स में कोई मोशन नहीं आ गई। तो इसका मतलब है जो ये बच्चा है, इसका जो फोर्स है वो सारा वेस्ट हो रहा है। समझ आना इस बात को। ये बॉक्स क्यों नहीं चल रहा है? जब इस बच्चे ने इस बॉक्स पे फोर्स लगाया। अब आप बताओगे सर इसके पास पावर कम है, इसके पास फोर्स कम है, इसके पास कुछ और है। नहीं, देखिए एक्चुअली इसका जो फोर्स है वो लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखिए मतलब कहाँ जा रहा है इसका फोर्स, समझ आना इस बात को, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्चुअल में जो सरफेस है, यहाँ पे जो इस सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है बच्चा किस साइड में, चलिए ये मानता हूँ मैं, ये डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन, बच्चा ईस्ट डायरेक्शन में, इस छोटा बच्चा जो इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है इस बॉक्स पे। लेकिन हम देख रहे हैं इस बॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं है। रीज़न ये है यहाँ पे सरफेस पे लग रहा है वापस डायरेक्शन में। देखिए मैंने डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो, ठीक है, जो ये है नीचे सरफेस ज़मीन, ठीक है, ऊपर है ये, ऊपर है एक सरफेस बॉक्स की, सरफेस जो बॉटम सरफेस है बॉक्स की, ये है ऊपर, ऊपर है यहाँ पे जिस पे बॉक्स रखा है। इन दो सरफेस के बिटवीन यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जिसकी डायरेक्शन है, जिस फोर्स की डायरेक्शन है, यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ, जिस फोर्स की डायरेक्शन है ये, समझ आना इस बात को, ये है इस फोर्स की डायरेक्शन। इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे बच्चे का जो फोर्स लग रहा था वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे सरफेस लगा रही है बैकवर्ड्स इस बॉक्स पे फोर्स, या सरफेस नहीं, ये जो बॉक्स की बॉटम सरफेस है, ये ऊपर सरफेस है इस जिस पे यहाँ पे ये बॉक्स रखा है, इन दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स लग रहा है, वो वापस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसको बताते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे बच्चे का फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस्ड कंडीशन में होता है, ड्यू टू विच ये बॉक्स यहाँ पे मूव नहीं करता है, ठीक है, समझ में आई ना बात। तो यहाँ पे इस को बोला जाता है, इसको बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए ये बॉक्स यहाँ पे मूव नहीं हुआ तो हम बताएंगे इस फ्रिक्शनल फोर्स का हम स्पेशल नाम देंगे, इसको हम बताते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉक्स रेस्ट में ही रहेगा, फोर्स तो लग रहा है लेकिन यहाँ पे बॉक्स क्या, यहाँ पे बॉक्स मूव नहीं कर गया, तो उस टाइम पे हम बताते हैं जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जब बॉक्स की मोशन नहीं है तब भी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम बताते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, या उस फ्रिक्शन को हम बताते हैं वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन। कब? जब ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा सेम केस, ये है बॉक्स, सेम बॉक्स, ये मैंने रखा उसी सरफेस पे, ठीक है, उसी सरफेस पे मैंने ये बॉक्स रखा। यहाँ पे अब आया कोई बड़ा बच्चा, ठीक है, इसने क्या किया, इसने इस बॉक्स पे फोर्स लगाया, फोर्स लगा इसी डायरेक्शन में सेम, लेकिन ये बॉक्स यहाँ पे मूव कर गया। समझ आना इस बात को, ये बॉक्स यहाँ पे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब ये यहाँ पे कोई वेलोसिटी, चलिए मानता हूँ कोई वेलोसिटी आ गई, यहाँ पे मूव कर गया ये बॉक्स। देखिए क्या यहाँ पे अब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे भी लग रहा है फ्रिक्शन, क्योंकि हमें कंटिन्यूअसली बॉक्स को यहाँ पे फोर्स देना है इस डायरेक्शन में। ये कंटिन्यूअसली फोर्स किसके अगेंस्ट में दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे बैकवर्ड्स लग रही है, जो मेरी एनर्जी खर्च हो रही है ना कंटिन्यूअसली, वो किसके अगेंस्ट खर्च हो रही है, यहाँ पे बैकवर्ड्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। उस टाइम पे हम बताते हैं उसको काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ आना इस बात को, यहाँ पे दोनों केस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन सेम है,
लेकिन फर्स्ट केस में बॉक्स मूव नहीं कर गया, तब भी फ्रिक्शन थी, लेकिन उस टाइम पे हम बताते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मीन्स रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पे थी। अब यहाँ पे जब ये बॉक्स रेस्ट में आ गया तो उस टाइम पे हम बताते हैं फ्रिक्शन तो तब भी लगेगी, ठीक है, फ्रिक्शन तो तब भी लगेगी जब यहाँ पे तो बॉडी ने मूव किया, इस बॉक्स ने मूव किया, तो इस टाइम पे हम फ्रिक्शन का यहाँ पे स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ आना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए हमें अब सिंपल, फ्रिक्शन तभी लगेगी, फ्रिक्शन इज़ प्रेजेंट व्हेन फोर्स इज़ देयर। चाहे बॉक्स मूव करे या ना करे, फ्रिक्शन तब भी प्रेजेंट होती है। जब बॉक्स मूव ना करे, फोर्स तब भी लग रहा है, उस टाइम पे फ्रिक्शन का नाम दिया जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉक्स मूव कर गया तो उस टाइम पे हम पढ़ते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ये है इसकी फार्मूला, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्मूला नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट में लगती है और ये मोशन में। समझ जाना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। अगर हम कोई पर्टिकुलर सरफेस, देखिए यहाँ पे समझ आना, जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू सरफेसेस। ये थी बॉक्स की जो बॉटम सरफेस, और ये था यहाँ पे जिस पे मैंने बॉक्स रखा था, जिस सरफेस पे मैंने बॉक्स रखा था, उस सरफेस और बॉक्स के बॉटम की सरफेस के बिटवीन यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, पहली इंपॉर्टेंट बात ये है, फ्रिक्शन इज़ प्रेजेंट व्हेन फोर्स इज़ देयर। जब भी फोर्स होगा तभी फ्रिक्शन होगी। दूसरी कंडीशन है यहाँ पे, दूसरी मतलब दूसरा जो मेन स्टेटमेंट है इसका, देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड्स लग रहा है। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स देखें, दूसरे केस में अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई बंदा लगा रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। समझ आना इस बात को। चलिए इसको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स आता है व्हेन देयर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर। अब हमें पढ़ने हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अंडरस्टैंड करने हैं ये। देखिए यहाँ पे मैं आपको जल्दी बताता हूँ, ग्रेविटेशन फोर्स जो है यहाँ पे, इट एग्जिस्ट बिटवीन टू मैसेस। न्यूटन ने बताया, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है देयर एग्जिस्ट फोर्स बिटवीन टू मैसेस, ठीक। अगर एक मैस है m1, एक मैस है m2, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक फोर्स हो। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब इनका कॉन्टैक्ट भी नहीं है लेकिन तब भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बताते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। रीज़न ये है, इन दोनों के बिटवीन यहाँ पे एक फील्ड होता है, ठीक है, एक फील्ड जनरेट होता है जिसको हम बताते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फार्मूला है, कितना फोर्स वहाँ पे एक्सर्ट, वहाँ पे कितना फोर्स होता है। अगर ये है मास m1 m2, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया, किस फोर्स से यहाँ पे अट्रैक्ट किया, तो उसकी फार्मूला ये है, दैट इज g। इसका मास m1, एक का वज़न दूसरे का वज़न, और इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स को बताया जाता है यूनिवर्सल लॉ। ये हर जगह अप्लाई होगा किसी भी कंडीशन में, चाहे हम सन के टेम्परेचर पे रखें, चाहे हम इसको किसी डेजर्ट में रखें, किसी आइसलैंड में रखें, किसी सब ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर में रखें, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स में दो मैसेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दो चार्जेस, मैसेस को रिप्लेस करेंगे चार्जेस से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें एग्जिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। देखिए इसको बोला जाता है, ये यहाँ पे है ना g, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू एंड gf बिटवीन दैम, फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्जेस, वहाँ पे था मैस के बिटवीन, यहाँ पे दो चार्जेस के बिटवीन फोर्स लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, लेकिन इन केस ऑफ ग्रेविटेशन देयर इज ओनली अट्रैक्शन। इसमें ओनली अट्रैक्शन है, इसमें सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं, इसमें दोनों लगते हैं, अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए पहले में था F = G m1 m2 / r²। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, यहाँ पे G के बदले क्या आया, K, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वहाँ पे था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
यहाँ पे था mass 1, यहाँ पे है charge 1, यहाँ पे है mass 2 दैट इज charge 2, यहाँ पे इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस, यहाँ पे भी दो चार्ज के बिटवीन डिस्टेंस, यहाँ पे था masses के बिटवीन डिस्टेंस, यहाँ पे चार्ज के बिटवीन डिस्टेंस। समझ आना इस बात को। यहाँ पे ये वैल्यूज़ आपको याद नहीं रखने हैं, ये वैल्यू भी आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है और एक बात हाँ, मैग्नेटिक फोर्स देखिए, जब एक चार्ज होता है इसके अराउंड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर जब ये रेस्ट में होगा, जब चार्ज रेस्ट पे होता है, प्लस या माइनस चार्ज रेस्ट पे होगा, तो इसके अराउंड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर यही चार्ज मूव करेगा, पहले ये रेस्ट में था तो इसके अराउंड कौन सा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही चार्ज अब मोशन में आएगा, यही चार्ज अब मोशन में आएगा, तो यहाँ पे इसके अराउंड होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक जो फोर्स का सोर्स क्या है, मूविंग चार्ज इज़ द सोर्स, मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेट्स। जब हम एक दो मैग्नेट्स को ऐसे रखते हैं, ठीक है, दो मैग्नेट्स, ये है दो बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे रखेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये दोनों मैग्नेट्स विदाउट टचिंग एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है। सेम अगर कोई चार्ज चल रहा है, इसके अराउंड है मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे और एक टॉपिक है, दैट्स मोमेंटम। देखिए मोमेंटम क्या है, देखिए मोमेंटम क्या है, मोमेंटम मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जैसे हम लिखते हैं ना 6 = 3 × 2। यहाँ पे अगर किसी, ये कोई बॉक्स इसका मास है 3 kg, राइट, और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये कोई बॉक्स या कोई भी बॉडी है, कोई भी कार है, ठीक है, छोटी सी कार, इसका मास कितना है, दैट इज़ 3 kg। इसका जो किस स्पीड से जा रहा है, या किस वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो जब मैं इसके मास दैट इज़ 3 × 2 को जब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट करता हूँ इनका, तो ये निकलता है मुझे 6। ये 6 मुझे किसका वैल्यू आता है, दैट इज़ मोमेंटम। यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी गिव्स मी द मोमेंटम, ठीक है। सिंपल में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, ये एक मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ये कैसे बनता है, जब मैं मास को इसके वेलोसिटी से प्रोडक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलता है मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इसका यूनिट, समझ आना इस बात को। देखिए P, इसको मैं P से रिप्रेजेंट करता हूँ, करना था इनको M से, मैं भी लिखता M, लेकिन इन्होंने रखा P से, तो हमें पढ़ना है P को हम इससे P से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P = मास इंटू वेलोसिटी। देखिए मास का क्या है, kg, यूनिट की बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ किसका, यहाँ पे मोमेंटम का यूनिट है, ठीक है। या ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। अगर हम और एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो है इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स का भी सेम यूनिट है जो किसका है, मोमेंटम का, ठीक है। इम्पल्स और एक फिजिकल क्वांटिटी जो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। इम्पल्स मीन्स फोर्स इनटू टाइम। जब हम इसका निकालते हैं यहाँ पे यूनिट, तो हमें सेम आता है जो हमें यहाँ पे आया मोमेंटम का। देखिए और एक बात है यहाँ पे, हैवी व्हीकल नीड्स ग्रेटर फोर्स टू स्टॉप दैन अ लाइटर व्हीकल। देखिए ये है कोई, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये कोई लाइटर व्हीकल, चलिए कोई ऑटो चल रहा है, ठीक है, ऑटो चल रहा है इस डायरेक्शन में। इसकी जो वेलोसिटी है दैट्स इतनी, ठीक है। ये कार जा रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है कार, ये जा रही है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे देखिए ऑटो का वज़न है सपोज़ 50 kg, यहाँ पे है इसका वज़न 500 kg। यहाँ पे कार का कितना वज़न है, 500 kg, ऑटो का कितना है, 50 kg। तो दोनों जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है, या दोनों जा रहे हैं सेम वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में। ज़रा मुझे कहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्या मुझे ज़्यादा, अगर मुझे इन दोनों को स्टॉप करना होगा, ज़्यादा फोर्स मुझे किस में लगेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम का वैल्यू ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे अगर मैं मोमेंटम निकालूँ, दैट इज़ P = 500
इंटू वेलोसिटी दैट इज़ इक्वल टू 5000। यहाँ पे मुझे मोमेंटम का वैल्यू कितना है 5000 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे मुझे कितना आएगा, यहाँ पे मुझे आएगा 500 ही वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में मोमेंटम ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा फोर्स लगेगा कार को स्टॉप करने में। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हमें पढ़ना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हो जाएगा हमारा सारा मैकेनिक्स कंप्लीट। और फिज़िक्स में उसके बाद अभी टोटल आएंगे फिज़िक्स में 2 लेक्चर्स। तो ये होगी आपकी फिर फिज़िक्स कंप्लीट। थैंक यू गाइज, दुआ में याद रखिएगा।